हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमानका। ध्यान से सुनना। इससे पहले मैंने आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट और रेसिडेंशियल स्टेटस ये दो के एमसीक्यू करवा दिए हैं। अब अपन 5 हेड के एमसीक्यूज है, कुछ अच्छे एमसीक्यूज है, उसको करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यूज। आपको ये पीडीएफ्स वगैरह मिल जाएगा, उसका टेंशन मत लेना, टेलीग्राम में सब शेयर कर दूंगा मैं। ठीक है, आपसे सिंपल रिक्वेस्ट है, साथ बैठो और करो, और फ्रेंड्स को भी शेयर करना और लाइक करना। चलो लेट स्टार्ट। कैलसी लगेगा सर। देखो क्वेश्चन 1 क्या बोलता है। मिस्टर करंट कंप्लीटेड हिज एमबीए इन अप्रैल 2024 एंड जॉइंड XYZ from 1/5/2024. His basic salary is 2,25,000. He is paid 12% basic plus as DA. अच्छा, 12% बेसिक का डीए मिलता है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट। ही कंट्रीब्यूटेड 11% ऑफ हिज बेसिक एंड डीए टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। मैं यही क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलता था। पता नहीं कितने लोग इस क्वेश्चन को समझे ना समझे, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। ठीक है, एंड कंट्रीब्यूट द सेम अमाउंट। अभी तक आया नहीं एग्जाम में, आरटीपी एमटीपी में था बट अभी तक एग्जाम में नहीं आया। एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है 49,325। What would be the income chargeable to tax under the head salary of Mr. Karan for the assessment year 25-26 if he has exercised the option of shifting out of the default tax regime? तो इसकी बेसिक सैलरी सर, बेसिक सैलरी 2,25,000 इंटू 11, क्योंकि मई में ज्वाइन किया है, इंटू 11 24,75,000। ठीक। डीए सर, डीए कितना है? 12% ऑफ बेसिक पे 12%, इसका 12% है 2,97,000। ठीक है, ये दोनों ऐड कर लेते हैं अपन। ये आ रहा है सर 2,772,000। ठीक, इसका 11% हमने रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट किया। इसका 11% 304,920 इतना हमने कंट्रीब्यूट किया। बट हमने पढ़ के आया सर कि जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, देखो कंपनी ने भी कंट्रीब्यूट किया और उसने भी कंट्रीब्यूट किया, जब भी दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं तो एम्प्लॉय का मैक्सिमम 2,50,000 होता है। उससे ऊपर जो वो कंट्रीब्यूट किया उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल होता है। तो सर 2,50,000 तक तो ये कंट्रीब्यूट कर सकता था। इसने एक्सेस किया है सर, कितना एक्सेस किया है? 54,920 इतना एक्सेस किया है सर। इसको इंटरेस्ट कितना मिला है? 4,9325। इसको इंटरेस्ट मिला है 4,9325 और इसका टोटल कंट्रीब्यूशन कितना था? 34,920। समझो मेरी बात, मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं सर। ये 3,04,920 का कंट्रीब्यूशन किया है, जिसमें एक्सेस कंट्रीब्यूशन कितना है सर? 54,920। ये जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन है, इस पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल होता है सर। तो निकालो ये कितना आ जाएगा, इंटू 4,9325 डिवाइडेड बाय 304,920। बाप रे, ये तो पॉइंट में आ रहा है। 888.4.06 है, 888.4 लिख लो सर, और राउंड फिगर कर लेंगे अपन। इतना जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल है। तो अब आप ध्यान दो सर, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमसे पूछा है सर इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी। तो सर ये देखो, ये हमने निकाल लिया। ठीक, इसमें इंटरेस्ट में ऐड कर लेते हैं 277, कितना था? 277,200 इतना ही था ना? हाँ, 277,200 इतना ऐड कर लेते हैं सर। इसमें 277,200 ये आ जाएगा सर 278,0884 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन भी तो करोगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 भी तो करोगे, तो माइनस 50,000। ये आ रहा है सर 273,884। देखो सर इनकम फ्रॉम सैलरी कहां गया? 273,884 ये रहा। समझ आया कैसे हुआ सॉल्व? मस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में देख के जाने, मेरे को तो बहुत पसंद आया क्वेश्चन। फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द परक्विजिट वैल्यू ऑफ द लोन एट अ कंसेशनल रेट गिवन टू द एम्प्लॉय, द लैंडिंग रेट ऑफ द एसबीआई एज ऑन। ये तो बहुत सिंपल है सर, फर्स्ट डे ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर लिया जाता है सर। थर्ड क्वेश्चन देखो, अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ अ रेसिडेंट इंडिविजुअल कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट। सर अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, रेसिडेंशियल इंडिविजुअल है, क्या ये 112 में क्लेम कर सकता है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट? यस, रेसिडेंट इंडिविजुअल है ना, क्लेम कर सकता है सर। 111A में भी क्लेम कर सकता है, तो दोनों में क्लेम कर सकता है सर। कैजुअल इनकम में क्लेम नहीं कर सकते सर अपन। ठीक है, अगला देखो, के इज वर्किंग एज अ पार्टनर इन द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ हिज एचयूएफ एंड एचयूएफ हैज कंट्रीब्यूटेड 3 लाख एज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस के इज आल्सो गिवन अ लोन ऑफ 50,000
टू द फर्म, के ने 50,000 का लोन दिया है टू द फर्म इन इज इंडिविजुअल कैपेसिटी। द फर्म pays an interest as per the market rate of 15% per annum on capital as well as loan। तो 12% तक तो इंटरेस्ट दे सकते थे एचयूएफ को, कोई दिक्कत नहीं थी सर। तो इसका 12% कितना हो जाएगा सर? 12% हो जाएगा इसका 36,000। ठीक है। अच्छा, लोन जो दिया है, लोन पे इंटरेस्ट 15% अलाउड है, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है लोन पे इंटरेस्ट की कोई लिमिट है सर। तो 50,000 का 15% कितना हो जाएगा? 7,500। तो ये दोनों ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 43,500। आगे देखो क्या बोल रहा है हमें, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट शैल बी अलाउड टू द फर्म। सर फर्म को अलाउड एक तो 36,000 हो जाएगा 12%, और दूसरा उसने इंटरेस्ट जो पे किया है सर लोन के ऊपर वो पूरा अलाउड है 15%। तो टोटल अलाउ हो जाएगा 43,500। समझ आया? अगला देखो, मिस्टर राघव हैज 3 houses for self occupation, what would be the tax treatment for assessment year 25-26 in respect of the income from house property? दो घर की सेल्फ ऑक्यूपाइड नील ले सकते हैं, वन घर को डीम लेट आउट मान लेंगे। ये तो इजी है, ये मस्त इजी था। अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल, नॉन रेसिडेंट कैन बी एडजस्ट अगेंस्ट नाइदर किसी से वो एडजस्ट नहीं कर सकता क्योंकि नॉन रेसिडेंट है। अगला देखो, मिस्टर शाहिद अ होलसेलर और होलसेल सप्लायर ऑफ डाइस, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, प्रोवाइड यू द विद द डिटेल्स ऑफ द फॉलोइंग कैश पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, थ्रू आउट द ईयर। देखो, loan payment of 27,000 taken for the business purpose from his friend Kunal. The repayment also include interest. सर इंटरेस्ट 10,000 से ज्यादा होता तो डिसअलाउ होता, लोन रिपेमेंट तो चलेगा सर, प्रिंसिपल अमाउंट तो ज्यादा भी चलेगा सर कैश से, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, डिसअलाउड नहीं है। अगला है पोर्टेबल डाइस मशीनरी परचेज फॉर 15,000, द पेमेंट वाज मेड इन कैश इन 3 वीकली इंस्टॉलमेंट। 3 वीकली इंस्टॉलमेंट है इसलिए ये भी अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट ऑफ 10,000 मेड टू इलेक्ट्रिशियन ड्यू टू अनफॉर्सीन इलेक्ट्रिक सर्किट एट शॉप, 10,000 तक तो कैश पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परचेज मेड फ्रॉम द अनरजिस्टर्ड डीलर, इस पे दिक्कत है सर, 10,000 से ज्यादा है। बट आगे देखो, व्हाट विल बी द डिसअलाउंसेस अंडर सेक्शन 48(3) इफ एनी, इफ मिस्टर शाहिद डिक्लेयर्स द इनकम एज पर सेक्शन 44 एडी। अगर हम सेक्शन 44 एडी क्लेम करते हैं तो उस केस में सर सेक्शन 30 से लेकर 38 तक के पूरे एक्सपेंडिचर ये मान लिए जाते हैं क्लेम कर लिए गए, उस केस में कोई दिक्कत नहीं आती। इसीलिए सेक्शन 30 से 38 तक के हमने पूरे एक्सपेंस क्लेम कर चुके हैं, तो ये जो परचेज वाला है ये सेक्शन 37 में कवर हो जाता है, सेक्शन 37 में कवर हो जाता है, इसीलिए इसका अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, इसीलिए ये भी अलाउड हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि डिसअलाउंसेस क्या है 48(3) की, तो सर 48(3) की कोई ऐसा डिसअलाउंसेस नहीं है, क्योंकि ये सब जो पेमेंट्स हुए हैं या तो विद इन द लिमिट हुए हैं या तो 44 एडी के कारण आप बच गए हो सर, क्योंकि 44 एडी ये बोलता है सेक्शन 30 से 38 तक के पूरे एक्सपेंस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो ये जो 13,500 है ये सेक्शन 37 का है, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। ये बात समझ आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। तो इसका आंसर नील है सर, मेरे हिसाब से तो प्यारा क्वेश्चन है सर, इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, एग्जाम में गलती होने के बहुत स्कोप है सर। अगला देखो, Mr. Jagat is an employee in an account department of Bharat Limited, a cellular company operating in the region of Eastern India. It is engaged in manufacturing of cellular devices. During the financial year 24-25, following transactions were undertaken by Jagat. ठीक है, आपको क्या निकालना है? Amount which is chargeable under the tax under the head salary. ठीक है, he attended a seminar on perquisite valuation and seminar fees of 12,500 was paid by the Bharat Limited. सर सेमिनार की फीस है, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ ही नहीं सर। सर ये इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट थोड़ी है, ये कोई बेनिफिट या परक्विजिट कुछ ऐसा नहीं है सर, तो ये सैलरी में क्यों आएगा? अगला देखो, ट्यूशन फीस ऑफ मिस्टर हिमांशु पेड टू अ प्राइवेट कोचिंग क्लासेस नॉट हैविंग अ टाई अप विद भरत लिमिटेड, रीइंबर्स्ड बाय भरत लिमिटेड, अमाउंट ऑफ फीस वाज 25,000। हाँ ये आएगा ना सैलरी में, ये आएगा ना सर परक्विजिट। अगला है सपना स्टडीज इन अ भारत पब्लिक स्कूल ओन एंड मेंटेन बाय भारत लिमिटेड, मतलब एम्प्लॉयर की खुद की स्कूल है। ट्यूशन फीस पेड फॉर सपना हुआ 750 पर मंथ बाय जगत ने 750 पे किया है। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन सिमिलर इंस्टीट्यूशन कितना है सर? 5250। तो एकदम सिंपल, 5250 माइनस 750, ये आ जाएगा 4500 इंटू 12 करना पड़ेगा, 4500 इंटू 12, अबे इंटू 12, अरे यार 12, ये आ रहा है सर 54,000 एंड 25,000 वहां पर, तो ये कितना हो जाएगा सर? 79,000।
आपसे पूछा था ना सर कितना सैलरी हेड में टैक्सेबल है, तो यही दो पॉइंट तो है सर, एक ट्यूशन फीस वाला और ये स्कूल वाला। तो ये 79,000 मेरे हिसाब से ये भी क्वेश्चन अच्छा है। स्टूडेंट ये सेमिनार फीस वाले में गलती कर सकता है, बहुत स्कोप है सर, क्योंकि सेमिनार फीस पे करना कोई बेनिफिट ऑफ परक्विजिट नहीं है सर, कोई बेनिफिट ऑफ परक्विजिट नहीं है, ध्यान रखने वाली बात है सर। अगला 9 क्वेश्चन देखो। Vidya received 90,000 in May 2024 towards recovery of unrealized rent, which was deducted from the actual rent for determining the annual value. Legal expense कोई मतलब नहीं होता इससे, हमें इसका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें मिल जाता है, मतलब 63,000 टैक्सेबल होगा। सिंपल। Anand is provided with a furniture to the value of 70,000 along with the house from 1st April 2024. The actual hire charges paid by the employer for the hire of the furniture was 5,000 per annum. ओके तो हमने पढ़ा था सर कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर 10% या फिर एक्चुअल हायर चार्जेस, दोनों में विच एवर इज लोअर की हायर, जल्दी से बता दो सर, दोनों में विच एवर इज लोअर, तो लोअर कितना हो जाएगा सर 5,000, तो वैल्यू ऑफ फर्नीचर इंक्लूडेड कितना होगा 5,000। ठीक, आगे देखो। Mr. Vikas took a loan of 1,50,000 at the rate of 10% on 1/4/2021 for the construction of residential house for self-occupation. The construction has been begun on June 2021 and was completed on 30/6/2024. तो इसमें तो प्री का इंटरेस्ट आ जाएगा सर। प्री का इंटरेस्ट कब से रहेगा? 1 जून से इसने लोन लिया है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया सर, ठीक है, 1 जून से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है। डेट ऑफ बोरोइंग क्या है सर? 1/4 है, डेट ऑफ बोरोइंग 1/4/2021 है। तब से लेके जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ है? 24-25, मैंने आपको सिखाया था। उससे पहले वाला फाइनेंशियल ईयर क्या है सर? 23-24। उसकी लास्ट डेट क्या है सर? 31 मार्च 2024। ये टाइम पीरियड जो है ये प्री का पीरियड है, तो सर ये बेसिकली 3 साल हुआ, तो 1,50,000 था, नहीं 15 लाख का 10%, 1,50,000, 1,50,000 इंटू 3 साल, 4,50,000 डिवाइडेड बाय 5, 90,000। ये प्री का इंटरेस्ट। और पोस्ट में कितना होगा सर? करेंट ईयर में 1,50,000, तो क्योंकि इसने कोई भी लोन रीपे नहीं किया अभी तक, तो 1,50,000 प्लस 90,000 कितना होगा सर? 2,40,000। पर सर घर तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है सर, तो मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना मिलेगा सर? 2 लाख रुपए। 115 भी एसी होता तो मिलता ही नहीं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अगला देखो। XYZ Limited provided a car below 1.6 cc along with a driver to Mr. Sanjay, employee of XYZ Private Limited, partly for official and partly for personal purpose. ओके, कार एम्प्लॉयर की है, खर्चा जो है कंपनी कर रही है सर, एक्सपेंसेस आर इनकर्ड बाय द कंपनी। तो सर सिंपल सी बात है, 1.6 से कम है, तो 1800 कार का प्लस 900 रुपए ड्राइवर का, 2700 इंटू 12 कितना आ जाएगा? 2700 इंटू 12 ये आ जाएगा 32,400। क्लियर हुआ? आओ आगे देखो नेक्स्ट। Mr. Ram, an Indian resident, purchased a residential house property at Gwalior on 28/5/1999. बाप रे, for 28,50,000। फेयर मार्केट वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दी है, थैंक यू। तो कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू दोनों में which ever is higher but subject to स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो मैक्सिमम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे सर। हमारे घर की कॉस्ट हो गई 32,40,000। On 5th of Feb 2012, Mr. Ram entered into an agreement with Mr. Bomkesh for the sale of such property for 74 lakh and received an amount of 3,90,000 as advance. However, as Mr. Bomkesh did not pay the balance amount, Mr. Ram forfeited the advance. तो सर ये 3,90,000 हमने फोरफीट कर दिया है। कब की कहानी है? 1/4/2012 के पहले है। 1/4/2012 के पहले तो क्या होगा सर? कॉस्ट में से रिड्यूस कर लो, तो 32,40,000 माइनस 3,90,000, ये आ रहा है सर 28,50,000। What will be the index cost of acquisition of Mr. Ram? इंडेक्स कॉस्ट बताना है सर, तो इसमें CII करना पड़ेगा ना सर, 363 डिवाइडेड बाय 100 कर लेते हैं, इंटू 363 डिवाइडेड बाय 100, 1034550, ये रहा सर 00, मिल गया। नेक्स्ट, Mr. A purchased equity share of listed company on 1/5/2024 through Bombay Stock Exchange. He will sell the said share after holding for 18 months. ये बोल रहा है बेचूंगा 18 महीने होल्ड करने के बाद। Mr. A is predicting that he will make a profit of 1,30,000 by selling the equity share and further in the view of the said profit shall be exempt from the income tax. No, हम पढ़ के आए हैं सर, 23rd of July 2024 के बाद अगर 112A में कवर होते हो आप, ठीक है, तो उसके इसमें 1,25,000 तक की एग्जेम्पशन है, उसके बाद आपके पास 12.5% टैक्स लगेगा। डिटरमाइन वेदर मिस्टर एज व्यू इज करेक्ट इन
the light of the tax implication that shall arise in the hands of the in his hands in the year of transfer of the said equity share. सर क्या मिस्टर ए का ए बोला कंप्लीटली एग्जेम्प्ट तो नहीं है, ए ने बोला सर पूरा ही एग्जेम्प्ट हो जाऊंगा, नहीं सर पार्शियली सही है, पूरा एग्जेम्प्ट तो नहीं है, पार्शियली सही है, 1,25,000 तक कोई टैक्स मत देना, उसके ऊपर 12.5 दे देना। समझ आया? आगे देखते हैं। Mr. X, a retailer, acquired furniture on 10th May 2024 for 10,000 in cash. चलेगा? 15 May 2024, 15,000 and 20,000 by a bearer check and account pay check. सर देखो अकाउंट पे चेक से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बियरर चेक नहीं होना चाहिए, बियरर चेक को भी अपन कैश मानते हैं। तो 20,000 प्लस 10,000 30,000 कॉस्ट ऑफ द एसेट हो गई सर, और आपसे डेप्रिसिएशन पूछ रहा है तो इसका 10%, फर्नीचर में 10% डेप्रिसिएशन, तो 3,000 आ जाएगा सर। अगला देखो, मिस्टर ए एज 45 ईयर्स सोल्ड एन एग्रीकल्चर लैंड फॉर 52 लाख on 4/10/2024, acquired at a cost of 49.25 lakh on 39/2023, situated at 7 km from the jurisdiction of municipality, having a population of 4 lakh, and also sold another agricultural land. 1 minute. Situated at 7 किलोमीटर, 6 किलोमीटर से ज्यादा है, 6 किलोमीटर से ज्यादा है तो वहां की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा होना चाहिए था, तब ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होता, बट ये तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड हो गया। छोड़ दो, इसमें कैपिटल गेन की बात ही नहीं होगी। And also sold another agricultural land for 53 lakh on 12/12/2024, acquired at a cost of 46 lakh on 5/15/2023. तो ये तो शॉर्ट टर्म है। Situated at 1.5 किलोमीटर from the jurisdiction of municipality, having a population of 12,000. हमने बोला था up to 2 किलोमीटर, 10,000 से ज्यादा population and up to 1 lakh. तो सर 10,000 से ज्यादा, सर ये हो गया ना अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, ये हो गया अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। तो यहाँ पर 53 माइनस 46 कितना हो जाएगा कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म? 4 और 3 7, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 7 लाख का, सीआईआई वगैरह से कोई मतलब नहीं है सर। अगला देखो, मिस्टर हैरी एंड सुजॉय, resident and Indian citizen, have been appointed as a senior officer of country A embassy and country B embassy respectively in India in October 2024. Mr. Hari and Sujoy was subjected to country A and B respectively and are not engaged in any other business profession in India. The remuneration received by Indian officials working in the Indian embassy in country A is exempt, but country B is taxable. इसके बाद बोल रहे हैं the tax treatment of remuneration received by Mr. Hari and Sujoy from the embassies of country A and country B respectively is, और नीचे ऑप्शन देखते हैं। हम पढ़ के आए थे कि सर गवर्नमेंट ने किसी को बाहर भेजा एम्प्लॉयमेंट के लिए तो उसकी सिर्फ सैलरी टैक्सेबल होती है, परक्विजिट और अलायंसेस टैक्सेबल नहीं होते हैं। तो सर उनकी सैलरी टैक्सेबल है, परक्विजिट अलायंसेस टैक्सेबल नहीं है, ये ध्यान रखना सर। अगला लास्ट क्वेश्चन देखो, Mr. X acquires asset in the year 2017-18 for the use of scientific research for 2,75,000. He claimed a deduction under section 35(1)(4) in the previous year. The asset was bought into use. सर उसी एसेट को आप बिजनेस पर्पस के लिए लेके आए हो तो उसकी एसेट की कॉस्ट क्या हो जाएगी? नील। सिंपल, समझ आया? ये हमने 5 हेड के अच्छे वाले एमसीक्यूज कवर किए, इसके बाद और भी चैप्टर्स है उसके भी एमसीक्यूज कवर करना है सर। साथ में बने रहो, फ्रेंड्स को शेयर करो, लाइक करना। बहुत सारे स्टूडेंट को एमसीक्यूज केस सिनेरियो में दिक्कत आई थी सर मेरे अटेम्प्ट में, ये बहुत हेल्प करेगा स्टूडेंट्स को। ठीक है, चलो, थैंक यू।